Hello everyone, welcome to Legal Corpus. Today we are going to deal the topic contempt of court, which is very famous due to Prashant Bhushan's contempt of court case in the Supreme Court. So we will discuss the law under which the Supreme Court has taken a suo motu against him, and we will also discuss the meaning, definition and types of contempt. So let's begin with the concept of contempt of court. और इसी के साथ हम देखेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो 1971 का है वो उसके प्रोविज़न कैसे ये प्रशांत भूषण के केस में जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें ये एप्लीकेबल होता है और कैसे रिलेटेबल है। तो चलिए देखते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट इज नथिंग बट लोअरिंग डाउन द प्रेस्टीज ऑफ द कोर्ट। बेसिकली द एसेंस ऑफ द रिस्पेक्ट टुवर्ड द कोर्ट इज अ ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट। कंटेम्प्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो 1971 बना उसका तात्पर्य था कि न्यायालयों की मर्यादा बनाए रखें और उसका सम्मान करें। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से कोर्ट की मर्यादा को भंग करता है तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत उसे दोषी माना जाएगा और उसे सज़ा दी जाएगी। और यहाँ पे कंटेम्प्ट का मतलब है कि कोर्ट की अवहेलना करना, यानी कि किसी भी तरीके का ऐसा कंटेम्प्ट करना जो कि हार्मफुल हो कोर्ट के लिए। So Act 1971 divides contempt into two parts, civil contempt and criminal contempt. Civil contempt refer to the willful disobedience of an order of any court, यानी कि किसी भी न्यायालय के ऑर्डर का पालन ना करना, उसको willfully disobey कर देना एक सिविल कंटेम्प्ट के अंदर आता है। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ए और बी के बीच में किसी ज़मीन को लेके विवाद है, उसको कोर्ट डिसाइड कर देती है और ए से बोलती है कि बी को यह प्रॉपर्टी आप 1 महीने के अंदर खाली करके दे देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। और ए ऐसा नहीं करता है, ए जो है उस प्रॉपर्टी को बी को नहीं ट्रांसफ़र करता है। तो ये एक तरीके का सिविल कंटेम्प्ट होता है, क्योंकि ये ऑर्डर एक न्यायालय ने दिया था, तो इसे हम बोलते हैं सिविल कंटेम्प्ट। ठीक है। सिविल कंटेम्प्ट के बाद देखते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट। और कोई भी प्रोसीडिंग या किसी भी तरीके का एक्ट या पब्लिकेशन अगर क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आता है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ें हैं कि क्या उसकी कैटेगरी जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आएगी या नहीं आएगी, उसको देखने के लिए जो 3 टेस्ट होते हैं उनको देखते हैं। इफ़ द एक्ट और पब्लिकेशन इंक्लूड्स स्कैंडलाइजेस द कोर्ट, प्रेजुडिसेस एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, इंटरफेयर्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैनर। तो ये 3 पॉइंट होते हैं। और दिस क्रिमिनल कंटेम्प्ट proceeding has been initiated against the Prashant Bhushan case in the Supreme Court on the suo motu taken by the Chief Justice of India. तो इसमें जो पहला पॉइंट है स्कैंडलाइजेस द कोर्ट, इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं क्योंकि इसी का जो कॉन्सेप्ट है, इसी की कैटेगरी को लेते हुए प्रशांत भूषण के खिलाफ में जो है वो केस किया गया है। तो स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट का मतलब है, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट ब्रॉडली रेफर्स टू द स्टेटमेंट और पब्लिकेशन विच हैव द इफेक्ट ऑफ अंडरमाइनिंग द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द जुडिशरी। यानी किसी भी तरीके का ऐसा एक्ट या ऐसा पब्लिकेशन या ऐसा स्टेटमेंट देना जिसका सीधा इफेक्ट पड़ता हो जुडिशरी पे और पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन होता हो। यानी जुडिशरी पे जो फेथ है या जुडिशरी पे जो उसका कॉन्फिडेंस है, तो वो पब्लिक का जो कनेक्टिविटी है जुडिशरी से, उसको कहीं ना कहीं अगर इफेक्ट कर रहा है, अंडरमाइन करता है, तो उसे हम स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट की कैटेगरी में रखेंगे। और तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट समझने के बाद हम देख लेते हैं कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक डायरेक्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है, एक होता है इनडायरेक्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो डायरेक्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट वो कंटेम्प्ट माने जाते हैं जब कोई प्रोसीडिंग, यानी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो चल रही हो, उस प्रोसीडिंग के दौरान अगर कोई भी ऐसा क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है जिसकी कैटेगरी, जिसका जो नेचर है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो, और उसी प्रोसीडिंग के दौरान यानी कि जज उस समय बैठा हो, मौजूद हो, और वहीं पर ये ऐसा कोई एक्ट हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कैटेगरी में रखा जा सके, तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट। द क्रिमिनल कंटेम्प्ट इज डायरेक्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट व्हेन एक्ट इज कमिटेड विद इन द साइट और हेयरिंग ऑफ प्रिसाइडिंग जुडिशियल ऑफिसर, यानी कि उसके सामने, इज कमिटेड इन और इमीडिएट प्रॉक्सिमिटी टू द रूम वेयर प्रोसीडिंग आर बीइंग हेल्ड बिफोर द कोर्ट। यानी कि इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जैसे कोर्ट चल रही होती है तो कोर्ट के जैसे दरवाजे बंद हों, अंदर सब कुछ
चल रहा हो प्रोसीडिंग और बाहर से आवाज़ आने लगे, यानी कि बिल्कुल जस्ट जो प्रॉक्सिमिटी है, यानी कि उसकी जो एक ऐसी पेरिफेरी है जहाँ से उसमें इंटरफेरेंस हो सकता है या किसी भी तरीके की जो आवाज़ें हैं वो आ सकती हैं। यानी कि अगर इसको एग्जांपल से समझे तो बाहर से खड़ा होकर कोई आदमी चिल्लाने लगे और अंदर कोर्ट चल रही हो, तो इसे भी हम डायरेक्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कैटेगरी में रखेंगे। इज़ लाइकली टू इंटरप्ट और इंटरफेयर विद द मैटर देन बिफोर द कोर्ट, यानी कि अगर ऐसा कुछ होता है कि बाहर से कोई आदमी बहुत दौड़ता हुआ आता है और थपथपा के निकल जाता है, यानी कि कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है और आगे दौड़ता हुआ आता है या उस पर उसकी कुंडी लगी है उसको बजा के चला जाता है, या बेल लगी है तो बजा के चला जाता है, तो इस तरीके की भी एक्ट को एक तरीके का जो है डायरेक्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कैटेगरी में रखा जा गया है। तो पनिशमेंट देख लेते हैं। तो सिंपल इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ एंड और फाइन अप टू 2000, यानी 2000 का फ़ाइन लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, 6 महीने की सज़ा हो भी सकती है, और चाहे कोर्ट तो उसे 2000 का फ़ाइन लगाकर भी छोड़ सकती है, ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है। वेयर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज़ कमिटेड बाय कंपनी, ईच पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑफ द कंपनी विल लाइबल फॉर द पनिशमेंट। अगर किसी भी तरीके का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है किसी भी कंपनी के द्वारा, तो उसका हर एक व्यक्ति उस चीज़ के लिए जो है लाइबल होगा जो उस कंपनी को चला रहा है। एग्जम्पशन क्या है? एग्जम्पशन ये है कि डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट पे अगर कोई भी एक्यूज़ जो है वो उसकी माफ़ी मांग लेता है और कोर्ट उस पर सेटिस्फाई हो जाती है, तो कोर्ट जो है उसको क्षमा कर सकती है, यानी कि उसको एक्विट कर सकती है, रिमिट कर सकती है।